दोस्तों, क्या सिर्फ विकास ही सब कुछ है या फिर पहचान, संस्कृति और अस्तित्व भी उतने ही जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जिसने इतिहास में क्रांति लिखी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी आदिवासी बगावत की, लेकिन आज वही समुदाय अपने अधिकार और पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन क्या हालात बदले? ये कहानी है संताल समुदाय और उस महासम्मेलन की जो केवल एक सभा नहीं है, वह अपने अस्तित्व को बचाने की बहुत बड़ी आवाज है। संताल भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। इनकी अगर हम आबादी की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी संताल समुदाय के लोग रहते हैं। संताल समुदाय अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, संगीत और प्रकृति पूजा के लिए जाने जाते हैं, जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराम। ये सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि पूरा जीवन दर्शन है। लेकिन जब जंगल कटते हैं, जब जमीन का अधिग्रहण होता है, तो केवल जमीन नहीं, पूरी संस्कृति प्रभावित होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम संताल समुदाय के बारे में समझते हैं और आज इसकी चर्चा करने का मुख्य कारण क्या है उसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आने वाली 7 और 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय संताल परिषद का एक महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के पास संतोषनी हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें देश और विदेश के संताल समुदाय के लोग और साथ ही यहाँ पर प्रमुख नेता जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी और इसमें भाग लेंगी, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी और साथ ही जो संताल परिषद या संताल समुदाय के जो प्रमुख नेता है इसमें भाग लेने वाले हैं। इस जो महासम्मेलन है, इसके जो प्रमुख एजेंडों की अगर हम बात करें तो इसमें संस्कृति और संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी, जैसे आदिवासी समुदायों की परंपराओं, भाषा और संस्कृति का संरक्षण इसका एक प्रमुख एजेंडा रहेगा। साथ ही आर्थिक विकास के बारे में इस पर विचार किया जाएगा, समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिए रणनीतियां बनाई जाएगी और साथ ही पर्यावरण पर पहल का काम भी किया जाएगा। जैसे सम्मेलन के दौरान 100 वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की एक पहल है। इस तरीके से इस सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा रखा गया है, जो अपनी पहचान, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे सम्मेलन समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का यह पहला सम्मेलन है, इससे पहले भी ऐसे 8 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। यह नवा सम्मेलन है जो 7 और 8 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। अगर हम दोस्तों संताल समुदाय की बात करें तो संताल समुदाय मुख्य रूप से 2 प्रकार के सम्मेलन आयोजित करता है। जैसे पहला तो ये है जो अभी आयोजित किया जाएगा 2026 में। इससे पहले भी 8वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? असम में आयोजित किया गया था। इससे पहले के सम्मेलनों की अगर हम बात करें तो 8वां सम्मेलन 2025 में असम के गोलाघाट जिले में बोकाघाट में संपन्न हुआ था। अन्य आयोजनों में जैसे समय समय पर झारखंड, जमशेदपुर, दुमका, ओडिशा के मयूरभंज और नेपाल जैसे संताल बहुल क्षेत्रों में आयोजित किए जाते रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संताल परिषद के सम्मेलनों की एक संगठित श्रृंखला के रूप में शुरुआत लगभग 2017-18 के आसपास मानी जाती है, जब इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संताल परिषद के आयोजनों में ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जैसे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सम्मेलनों में से हो रहे हैं, लेकिन परिषद के बैनर तले एक अपेक्षाकृत यह एक आधुनिक पहल है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के संतालों, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान को एकजुट करना, ओल चिकी लिपि का संरक्षण करना और समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए साझा रणनीति बनाना है। तो इस प्रकार से यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इसमें दोस्तों एक ध्यान देने वाली चीज ये है, ओल चिकी लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि संताल समुदाय की लिपि है जो इनकी भाषा में प्रमुख योगदान देती है। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा, हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी भी संताल समुदाय से ही आती हैं। उनके द्वारा इस ओल चिकी लिपि के संरक्षण के लिए शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया था, और अभी हमारे जो संविधान की मूल प्रति है उसका ओल चिकी लिपि भाषा में भी अनुवाद किया गया था, जिसकी वजह से संताल समुदाय के लोग अपनी भाषा में हमारे संविधान को पढ़ सकते हैं। अगर हम दोस्तों इस लिपि की बात करें तो इस लिपि का ऐतिहासिक महत्व बहुत है, क्योंकि इस लिपि का आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। संविधान का अनुवाद भी किया गया है। दोस्तों, अगर हम दूसरे प्रकार का सम्मेलन की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया जाता है झारखंड के बोकारो जिले में लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित होता है। यह संताल समुदाय के एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन। यह हर साल आयोजित किया जाता है और लगभग 25 वर्षों से यह हर साल यहीं पर आयोजित किया जाता रहा है। 25वां सम्मेलन अगर हम बात करें तो नवंबर 2025 में लुंबुगुरु बोकारो में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार
हो रहा है। इसमें भारत के अलावा नेपाल और भूटान जैसे देशों के संथाल प्रतिनिधि भी हिस्सा लेते हैं। सम्मेलनों का मुख्य केंद्र लुगुबुरु झारखंड है, जिसे संथालों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों संथाल समुदाय दो प्रकार के महासम्मेलन आयोजित करता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद के द्वारा और दूसरा संथाल सरना धर्म महासम्मेलन। लेकिन दोस्तों संथाल समुदाय आज भी कई मुद्दों से जूझ रहा है, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों शुरुआत अगर हम करें तो संथाल समुदाय जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। इनका विस्थापन भी देखने को मिलता है। विस्थापन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि विकास के नाम पर खनन परियोजनाएं की जा रही हैं। साथ ही बांधों और औद्योगिक गलियारों के कारण संथालों को अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ रहा है। और इनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, जैसे CNT SPT एक्ट, इनका भी उल्लंघन देखने को मिलता है। जो ये समुदाय है, इनके अलावा जो भी बाहरी समुदाय हैं, जो क्या कर रहे हैं, गैर आदिवासी समुदायों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा और भूमि हस्तांतरण कानूनों जैसे CNT SPT एक्ट के उल्लंघन की घटनाएं एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। अगर इनको हम थोड़ा सा समझे, CNT और SPT एक्ट क्या है, जो संथाल समुदाय और आदिवासी जनजातियों के लिए ये बनाया गया था, उसको अगर हम समझे तो ये कानून इनके लिए, संथाल समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसे हम CNT की बात करें तो इसका मतलब है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो 1908 में पारित हुआ था। और SPT का मतलब है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो 1949 में पारित हुआ था। इसमें क्या क्या कहा गया है? SPT का मतलब है यह विशेष रूप से संथाल परगना के 6 जिलों दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा में लागू है। इसकी धारा 20 के अनुसार आदिवासी जमीन को किसी भी परिस्थिति में गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब जो संथाल समुदाय की जमीन है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे समुदाय को वह जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी या बेच दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से जो बाहरी समुदाय के लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते, उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, उनकी जमीन नहीं खरीद सकते, उनकी जमीन पर जबरदस्ती दबाव बनाकर उनको इनकी जमीन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो यह एक्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। SPT। दूसरा CNT एक्ट की अगर हम बात करें तो यह छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू है और आदिवासी जमीन की बिक्री को उसी समुदाय के व्यक्ति तक सीमित करता है, जो भी जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से। जैसे अगर कोई जमीन बेचना चाहता है तो केवल उसी समुदाय को जमीन बेच सकता है, ऐसा नहीं है किसी और समुदाय को जमीन बेच दी जाएगी। उसी समुदाय को बेचने के कारण वह जमीन अपने ही समुदाय के लोगों के पास रहेगी, किसी दूसरे समुदाय के लोगों के पास वह जमीन नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जबरदस्ती उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता है। वह भी जब बेची जा सकेगी जब जिला कलेक्टर उसकी पूर्व अनुमति नहीं दे देता, तब वह बेची जाएगी। तो इस तरीके से जो CNT और SPT एक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण संथाल समुदाय के लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों इसका भी अब उल्लंघन देखने को मिलता है, जैसे जबरदस्ती विकास के नाम पर इनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है भारी समुदाय के लोगों के द्वारा, वो भी बहुत गलत है, जिसकी वजह से विस्थापन इनको देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगे अगर हम बात करें, भाषाई और सांस्कृतिक संकट देखने को मिल रहा है। संथाली भाषा, जैसे ओल्ची की लिपि के बारे में हमने आपको बताया, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन शिक्षा और सरकारी कामकाज में इसका व्यवहारिक उपयोग अभी तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में इसका उपयोग किया जा रहा हो, जैसे व्यवहारिक कामकाज में भी इसका उपयोग किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से संथाली भाषा के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक पहचान की बात करें तो सरना धर्म, संथाल समुदाय लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है ताकि उनकी विशिष्ट धार्मिक पहचान को आधिकारिक मान्यता मिल सके। यह सरना धर्म क्या है, सरना धर्म कोड क्या है, इसको अगर हम समझें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरना धर्म कोड की अगर हम बात करें तो सरना धर्म कोड आदिवासी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरना धर्म कोड संथाल समुदाय वर्षों से जनगणना में अपने लिए एक अलग धार्मिक कोड की मांग कर रहा है। मूल कारण क्या है कि जैसे जनसंख्या की जो गणना होती है उसमें 6 प्रकार के धर्म ही बताए गए हैं। आपको धर्म भी बताना होता है कि जब जनसंख्या की गणना की जाती है तो आप कौन से धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आधिकारिक धर्मों की अगर हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध और जैन को विकल्प होते हैं। जैसे जनगणना होती है तो ये 6 विकल्प रखे गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जबकि जो सरना धर्म कोड है इसको नहीं रखा गया है, सरना धर्म को नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से संथाल और अन्य आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, वे खुद को हिंदू नहीं मानते। विकल्प न होने के कारण उन्हें अन्य का कॉलम चुनना पड़ता है या मजबूरन किसी अन्य धर्म के साथ जुड़ना पड़ता है।
ये क्या करना चाहते हैं, अपने लिए अलग से एक धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरना धर्म कोड महासम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे ये 6 ही धर्म हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि ये इन धर्मों में शामिल होकर अपनी जनगणना करवा लें। ये क्या करते हैं, अन्य का कॉलम चुनते हैं, जिसकी वजह से पहचान का संकट होता है। समुदाय का मानना है कि अलग कोड के न होने से उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान लुप्त हो रही है। 2011 में भी जनगणना में लगभग 49 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक पहचान सरना दर्ज की थी। अब यह अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सरना धर्म कोड के लिए भी ये लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करें आर्थिक पिछड़ापन और पलायन। जैसे रोजगार का अभाव देखने को मिलता है, पारंपरिक कृषि अब लाभप्रद नहीं रही है। जैसे पुराने जमाने की कृषि लगातार करते रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती अगर हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा लाभ किसानों को प्राप्त नहीं होगा। पुराने तरीके से जो खेती की जा रही है उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर उद्योगों की कमी के कारण युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक कृषि अब लाभकारी नहीं रही है और साथ ही उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। पलायन किस वजह से हो रहा है इनका, काम की तलाश में बड़ी संख्या में संथाल युवा पश्चिम बंगाल में, असम में और अन्य राज्यों के ईंट भट्टों या चाय बागानों में पलायन करते हैं, जहां अक्सर उनका शोषण होता है। जैसे असम में चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के जो संथाल समुदाय के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा, एसटी स्टेटस का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जबकि बाकी राज्यों में संथाल समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है जिसकी वजह से इनका शोषण होता है। आगे हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति की। साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंच कम है, क्योंकि दूर दराजों के इलाकों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पास पास में ही विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज हो, ऐसा नहीं है। तो दूर जाने की वजह से क्या हुआ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंच कम है। कुपोषण की अगर हम बात करें तो संथाल बहुल क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में एनीमिया, खून की कमी और कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक देखी जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और अंधविश्वास के कारण समय पर इलाज मिलना एक बड़ी चुनौती देखने को मिलती है। दोस्तों अगर जैसे हम देखें तो आदिवासी समाजों में क्या होता है, जनजातीय और जो जातीय समाज हैं, जातीय और जनजातीय जो समाज है उनमें क्या होता है कि जो अंधविश्वास हैं वो आज भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। वह सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो शिक्षा की कमी है जिसकी वजह से अंधविश्वास ज़्यादा कर जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें डायन प्रथा, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डायन के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक बुराई के रूप में मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से इन्हें आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है, सामाजिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें तो पैसा कानून का क्रियान्वयन, ग्राम सभाओं को सशक्त बनवाने वाले कानून का धरातल पर पूरी तरीके से लागू होना एक बड़ी समस्या है। जो पैसा कानून इनके द्वारा जो ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया था उनका पूरी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पैसा कानून की अगर हम बात करें तो पैसा कानून बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों पैसा कानून उनके लिए बनाया गया था जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल थे, जो जातीय एवं जनजातीय क्षेत्र थे। जैसे SC ST के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं प्रशासन के क्षेत्र में वो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। SC ST एक्ट के लिए उसमें क्या किया गया है, ये जो पैसा कानून है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे पैसा कानून का पूरा नाम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 है। यह कानून क्या है, यह कानून विशेष रूप से उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी आते हैं उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। जैसे संथाल समुदाय के इस कानून के प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति दी गई है। जैसे ग्राम पंचायत होती है उसके स्थान पर क्या किया गया है, ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति दी गई है। कानून, पैसा कानून ग्राम पंचायत की तुलना में ग्राम सभा गांव के सभी वयस्कों की सभा को अधिक शक्तिशाली बनाता है। गांव के विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और संसाधनों के प्रबंधन का अंतिम निर्णय ग्राम सभा के पास होता है। इसमें और भी शक्ति दी गई है, जैसे भूमि अधिग्रहण। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य है। इसलिए पैसा कानून आदिवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो लघु खनिजों जैसे रेत और पत्थर के खनन के लिए पट्टा देने से पहले ग्राम सभा की सिफारिश
जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आएगी या कोई भी ठेकेदार आएंगे तो वहां पर खनन करने लग जाएंगे। उनको पहले पट्टा लेने से पहले किसकी अनुमति जरूरी है? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो गांव के सभी वयस्कों की एक सभा होती है। वनोपज की बात करें तो आदिवासियों को लघु जैसे महुआ, इमली, तेंदुपत्ता को इकट्ठा करने और बेचने का पूर्ण अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं है कि गांव वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जंगलों में जो पैसा कमाने के जो भी साधन है उनको इकट्ठा नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते। उनको यह पूरा अधिकार देता है कि जैसे महुआ है, इमली है, तेंदुपत्ता है, इनको इकट्ठा करो, आप बेचो और पैसा कमा सकते हो। इसका पूरा अधिकार भी किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। अगर हम सांस्कृतिक और पारंपरिक सुरक्षा की बात करें तो यह कानून आदिवासियों की पारंपरिक रीति रिवाजों, संस्कृति, पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करने का कानूनी अधिकार देता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव के छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए पारंपरिक विवाद समाधान प्रणालियों को मान्यता दी गई है। जैसे अगर हम दोस्तों बात करें हमारे उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, पंचायत गांव के लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर पर अपनी पंचायतें बुलाई जाती हैं। वहां पर वो पंच पटेल होते हैं जो अपने तरीके से समाधान करते हैं। तो ये पैसा कानून क्या है? उनको क्या देता है? मान्यता देता है। अपने स्तर पर क्या देता है? गांव के छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए पारंपरिक विवाद समाधान प्रणालियों को मान्यता दी गई है। किसके तहत दी गई है? पैसा कानून के तहत दी गई है। सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा को गांवों में शराब की बिक्री को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है। ग्राम सभा अभी कितनी पावरफुल है ये आप समझ सकते हैं। साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने और ऋण देने की व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी ग्राम सभा के पास है। झारखंड में वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार ने हाल ही में 2025 और 26 के दौरान झारखंड पैसा नियमावली को अधिसूचित किया है। यह झारखंड के 24 में से 13 अनुसूचित जिले जैसे दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ आदि में पूर्ण रूप से लागू होगा, जिससे संथाल परगना के ग्रामीणों को स्वशासन के वास्तविक अधिकार मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों यह कानून तो बना दिया गया लेकिन इसका क्रियान्वयन पूर्ण तरीके से होना चाहिए। जब भी क्या होगा, आदिवासी समुदाय को क्या मिलेगा? अपने अधिकार मिलेंगे, जिससे संथाल परगना के ग्रामीणों को स्वशासन के वास्तविक अधिकार मिलेंगे और संथाल समुदाय के जो भी लोग हैं उनको इस पैसा कानून से काफी फायदा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों संथाल अंतर्राष्ट्रीय परिषद के दौरान जो यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसमें हमें यह देखना होगा कि संथाल समुदाय की जो वास्तविक समस्या है उनके ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है, उनके ऊपर क्या विचार रखे जाते हैं, क्या तथ्य रखे जाते हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई जाती हैं, ये सबसे प्रमुख देखने लायक होगा। लेकिन सवाल यह है क्या पहचान बनी रहेगी या फिर विकास की दौड़ में बढ़ जाएगी? दोस्तों इस सम्मेलन को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो और आदिवासी वोट बैंक की जो राजनीति है वो इन विधानसभा चुनावों को काफी प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में आदिवासी समुदाय जो संथाल आदिवासी समुदाय है उनकी समस्याओं को लेकर ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर विचार किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की हर जनजाति को उसका अधिकार और उसका सम्मान मिले तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय आदिवासी समाज, जय हिंद, जय भारत।